दोस्तों आज के दौर में अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपए भी आ जाए तो दुनिया को दिखाना शुरू कर देता है। आपने अपने अगल बगल पड़ोसियों में भी देखा होगा कि अगर कोई बंदा लाख रुपए महीना भी कमाना शुरू कर देता है तो अपने आप को ऐसे शो करने लगता है जैसे मानो कि वो आपको अपने पैरों तले कुचल ही देगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पास आज के रेट के हिसाब से मतलब आज 2026 के हिसाब से 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की दौलत है। इतनी दौलत की वो एलन मस्क और जेफ बेजोस की कुर्सी हिला सकता है। नाम है संतोषी नाकामोटो। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस पैसा नहीं है। सस्पेंस ये है कि इस बंदे ने आज तक एक भी रुपया खर्च किया ही नहीं। न कोई प्राइवेट जेट खरीदा, न कोई बंगला खरीदा, न ही कभी अपनी पहचान बताई। वो शख्स जिसने बिटकॉइन को जन्म दिया, जिसने दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया, वो खुद कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को पता ही नहीं चला। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं करेंगे, हम उस खुंदस की बात करेंगे जो संतोषी के मन में थी। हम उस धोखे की बात करेंगे जो बैंक हमारे साथ सदियों से करते आ रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आज आप वो सच जानेंगे जो आपको स्कूल कॉलेजों में कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। दोस्तों कहानी शुरू होती है पुराने समय से, जब राजा महाराजाओं का राज था। उस समय पैसा क्या था? पैसा था संसाधन, खाना, पानी, अनाज और जमीन का। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, उस समय राजा अपने राज्य को कंट्रोल कैसे करता था? देखो, उस समय राजा आम आदमी को सिर्फ उतना ही पैसा देता था जितने में वो जिंदा रहे। अगर किसी किसान के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाए तो राजा की सेना में क्यों लड़ेगा? वो क्यों किसी और राज्य पर हमला करेगा? ये सोचने वाली बात है ना। इसलिए राजाओं ने हमेशा संसाधनों पर अपना कब्जा किया। लेकिन फिर दुनिया बदली। कुछ समझदार और शातिर दिमाग वाले लोग सामने आए जिन्हें हम मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों का नाम दिया। इन लोगों ने देखा कि राजा के पास पावर है लेकिन राजा को ऐशो आराम की चीजें चाहिए। उन्होंने व्यापार शुरू किया, मसाले का व्यापार किया, सिल्क, वाइन, सिगार और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन व्यापारियों के पास इतना सोना इकट्ठा हो गया कि खुद राजा भी इनसे कर्ज लेने लगे। यहीं से कैपिटलिज्म की पहली ईंट रखी गई। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है ना कि अब पावर सिर्फ राजा के पास नहीं थी, पावर अब उन लोगों के पास भी थी जिनके पास व्यापार था। दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा मोड़, जब ये मर्चेंट बैंक बन गए। आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस दिखता है क्या उतना कैश बैंक की तिजोरी में रखा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, बैंक उसमें से सिर्फ 10% यानी 10,000 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी 90,000 किसी और को लोन दे देगा। अब वो 90,000 फिर किसी के अकाउंट में जाएंगे, बैंक उसका भी 90% लोन दे देगा। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि असली नोट सिर्फ 1 लाख का था लेकिन बैंक ने लोन दे देकर उसे कागजों पर 10 लाख का बना दिया। आज 2026 में दुनिया पर जो कर्ज है वो इतना ज्यादा कि अगर दुनिया के सारे लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा मांगने पहुंच जाए तो दुनिया के सारे बैंक 1 घंटे के अंदर बंद हो जाएंगे। बैंक इसी उम्मीद पर चलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दुनिया के सारे लोग बैंक से अपना पैसा मांगना शुरू करते हैं तो बैंक 1 घंटे में बंद हो जाएगा। और इसी सिस्टम को संतोषी नाकामोटो धोखा मानता था। उसे पता था कि यह सिस्टम एक दिन फटेगा और वो दिन आया साल 2008 में। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूबने लगे क्योंकि उन्होंने लालच में आकर ऐसे लोगों को लोन बांट दिए थे ना जो उसे कभी चुका ही नहीं सकते थे। जब वो लोन डिफॉल्ट हुए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लाखों लोगों की मेहनत की कमाई, उनके घर, उनकी पेंशन सब एक रात में ही खत्म हो गई। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस सरकार को आम आदमी को बचाना चाहिए था उस सरकार ने उन दोषी बैंकों को बचाने के लिए आम जनता का जो टैक्स का पैसा था ना वो बैंकों को दे दिया। इसी अन्याय के बीच 3 जनवरी 2009 को संतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइन का पहला ब्लॉग बनाया। उसने उसमें से एक अखबार की हेडलाइन डाली ताकि दुनिया को पता रहे कि उसने ये बिटकॉइन क्यों बनाया। उसका मकसद साफ था, बैंकों की ताकत को सरकारों से छीनकर जनता के हाथों में देना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संतोषी ने खुद को छिपाया ही क्यों? दोस्तों अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम, सेंट्रल बैंक और सरकारों को जब चुनौती दोगे तो क्या वो आपको फूल का हार पहनाएंगे? संतोषी जानता था कि अगर वो सामने आया तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उसे गायब ही कर दिया जाएगा।
उसने खुद को अनाम रखा, यानी अपना नाम नहीं बताया, ताकि बिटकॉइन किसी एक इंसान पर निर्भर न रहे। उसने 21 मिलियन की लिमिट सेट की। आप एक बात को ध्यान से समझिए कि संतोषी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन को बनाया था उसकी संख्या सिर्फ 21 मिलियन ही है। आज तक उससे ज्यादा बिटकॉइन बना ही नहीं। आज इस दुनिया में जितने भी लोगों के पास बिटकॉइन है ना, वो उसी 21 मिलियन बिटकॉइन का ही एक हिस्सा उनके पास है। आज 2026 में हम देख रहे हैं कि डॉलर और रुपए की वैल्यू महंगाई की वजह से गिर रही है, लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू लगातार आसमान छू रही है, क्योंकि उसे कोई अपनी मर्जी से छाप नहीं सकता। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो संतोषी नाकामोटो है ना, उनके पास 11 लाख बिटकॉइन है। वो दुनिया का 10वां सबसे अमीर आदमी बन सकता है, लेकिन उसने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। उसने साबित कर दिया कि उसका मकसद पैसा नहीं था, एक क्रांति थी। वो एक ऐसा डिजिटल गोल्ड बना दिया जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आज हमारे इंडिया में और पूरी दुनिया में क्या माहौल है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2026 तक आते आते बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने मान लिया है कि बिटकॉइन ही फ्यूचर है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसे एक प्राइस ग्राफ की तरह ही देखते हैं। वो इसकी गहराई नहीं समझते हैं कि आखिर ये कितनी गहरा है। अगर हम इसके डीप एनालिसिस को समझें तो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो फ्रॉड है, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि आज जो हमारा मौजूदा सिस्टम है वो उससे भी बड़ा फ्रॉड है। आज दुनिया पर जो 350 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है वो कैसे चुकाया जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो चुकाया ही नहीं जाएगा, वो सिर्फ महंगाई बढ़ाकर आपसे वसूल लिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी एक कोशिश है इस सिस्टम से बाहर निकलने की। देखिए, संतोषी नाकामोटो गायब हो गया, लेकिन उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर छोड़ दिया जो खुद ब खुद चल रहा है। दोस्तों, 12 दिसंबर 2010 को उसका आखिरी मैसेज आया था और उस मैसेज में लिखा था कि मैंने अब कुछ और चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और तब से संतोषी नाकामोटो एक मिथ बन गया है। आज तक उसके बारे में कुछ भी मैसेज नहीं मिला। उसके बाद लोगों के मन में एक सवाल आया कि भाई, ये जो संतोषी नाकामोटो था वो कौन था? कोई जापानी प्रोग्रामर था, कोई अमेरिकी ग्रुप था, या शायद कोई एलियन का दिमाग था? इसके बारे में शायद हमें कहीं पता ही ना चले, लेकिन एक बात पक्की है, उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि पैसा असल में क्या है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इसे उन दोस्तों के पास शेयर करें जो आज भी पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। संतोषी ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि संतोषी ने ये कोडिंग कैसे की और माइनिंग का असली सच क्या है, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसकी गहराई में और उतरने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए और खुद की रिसर्च करिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।